सकती है। तो मैं आपके साथ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करता हूँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और देखिए, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, अपन इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो टॉपिक्स है जो ज़्यादातर नॉर्सेट या फिर अपने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज ये चीज़ें मैं आपके साथ नहीं, हमारी क्लास से जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का टॉपर है यानी कि राकेश यादव, वो आपके साथ डिस्कस करेगा। और लिटरली उसका जो लिखने का तरीका और जो इसने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ऐसे टॉपिक है जो आएंगे ही। ठीक है, बाकी आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए और जो सारा मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम स्ट्रेटजी है, वो सारी आपके साथ राकेश यादव डिस्कस करेंगे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम राकेश यादव है और मैं आपको आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि एना और फिजियो में पेपर हमारा कंप्लीट नहीं होता है और पेपर की वजह से हमारे बैक लग जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास सफिशियंट टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन का। मेरा मानना ये है कि एना और फिजियो के अंदर जब आप बात करने जाते हो तो आपको दो कॉपी मिलेगी, एना की अलग मिलेगी ए पोर्शन और फिजियो का अलग मिलता है बी। तो उसमें आप क्या करोगे, जब एनाटॉमी करने जा रहे हो तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने कंपलसरी है, उनमें से 2 बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं और थर्ड क्वेश्चन में 4 आपको ऑप्शन करने पड़ सकते हैं। ऐसा ही फिजियोलॉजी में होगा, हो सकता है कि 2 बड़े क्वेश्चन नहीं आए, केवल 1 बड़ा क्वेश्चन आए और बाकी 2 क्वेश्चनों में 4-4 आए। तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एना में, 3 करने फिजियो में। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ऐसा सोचते हैं कि हमारे कंप्लीट नहीं होता है पेपर, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 घंटे मतलब 180 मिनट है और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने एना और फिजियो दोनों के मिला के 6 क्वेश्चन। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 मिनट है। अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं एनाटॉमी के 12-12 नंबर के 2, तो आप उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए और 1 घंटे के अंदर एनाटॉमी को खत्म कीजिए, दोनों क्वेश्चनों को। उसके बाद में आप फिजियोलॉजी में जाइए। फिजियोलॉजी में जाने के बाद में अगर फिजियोलॉजी के भी दोनों बड़े क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी आप लगभग 40-45 मिनट में खत्म करिए। अगर एक आता है तो उसको 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। उसके बाद में जो आपके पास तीसरा क्वेश्चन बचा है एना का, तीसरा ही क्वेश्चन बचा है फिजियो का, अगर आप उन पे बात करना चाहते हो तो उनके लिए कम से कम आपको 1.5 घंटा निकालना जरूरी है, क्योंकि उनमें 4-4 आपको करने हैं। अगर आप बात करने जा रहे हो कि 4 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उनमें ए बी सी और डी, तो उनमें पेपर कितने बढ़ने हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से आप एक पोर्शन अगर ले रहे हो तो उसमें कम से कम 2.5 या 2.5 पेज के आसपास आपके भरने जरूरी है। अगर आप वो भर पाते हैं, वो आपको करना ही जरूरी है। अगर वो आप नहीं कर पाओगे तो फिर तो हो सकता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, क्योंकि फिजियोलॉजी में बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत दिक्कत आती है, फिजियोलॉजी में लिखने में भी दिक्कत आती है और वैसे भी दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे टिश्यू का एक टॉपिक है, जैसा आपको दिख रहा होगा। टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू में क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एनाटॉमी में। अगर एनाटॉमी की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू का क्वेश्चन जो आता है वो होता है टाइप ऑफ टिश्यू। और अगर आप टाइप को अगर डिस्कस कर रहे हो तो उसमें टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू भी आ सकता है, एपिथेलियल टिश्यू अलग से आ सकता है, या फिर कार्टिलेज के बारे में भी वो बात कर सकता है। पर मेन इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी कि टाइप्स ऑफ टिश्यू और टिश्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको केवल टिश्यू हेडिंग देके 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा है तो आप टिश्यू के बारे में पहले एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद में उसके टाइप्स को एक बार आप डायग्राम के थ्रू उनके टाइप बताइए, 3-4 टाइप जितने भी है, उसके बाद में उनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप बात करना चाहते हो इसकी फिजियोलॉजी की, टिश्यू से फिजियोलॉजी में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक मेरे हिसाब से टिश्यू में एक ही क्वेश्चन आया है, वो है टिश्यू रिपेयरिंग। हो सकता है या आए भी या नहीं आए भी आए, ये जरूरी नहीं है इसका। उसके बाद में अपन बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है ब्लड। ब्लड में क्या होता है, ब्लड में एनाटॉमी में ब्लड से कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर फिजियोलॉजी में बहुत बार रिपीट होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4-4 नंबर के 2 भी आ जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है 12 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मैं बात करना चाहूंगा कि 4-4 नंबर के कौन से क्वेश्चन हो सकते हो। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसके अलावा आप जैसा कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन की मैं बात कर सकता हूँ। इसके अलावा एक 12 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा वो हो सकता है इरिथ्रोपोइसिस। इंपोर्टेंट, आप इसको मार्क कर लेना, तो हो सकता है इस बार के एग्जाम में आपको इरिथ्रोपोइसिस देखने को मिले।
इसके बाद में अपन बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में फिजियोलॉजी में कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, एनाटॉमी में जरूर पूछा गया है, वो हो सकता है लिम्फ नोड, आपको लिम्फ नोड के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लिम्फ से पूछा जाता है वो है स्प्लीन, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। और एक थाइमस ग्लैंड, हो सकता है एंडोक्राइन के थ्रू भी इसको मान सकते हो आप, और यहाँ पे भी देख सकते हो, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में भी थाइमस ग्लैंड आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की जब मैं बात करना चाहूंगा तो इम्यूनिटी में एनाटॉमी में कोई क्वेश्चन नहीं आता इम्यूनिटी का, फिजियोलॉजी में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो इम्यूनिटी के बारे में पूछेगा, इम्यूनिटी की डेफिनेशन दीजिए आप, उसके बाद में टाइप ऑफ इम्यूनिटी वो पूछ सकता है। तो ये तो हो सकता है 4 नंबर का क्वेश्चन। अब फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो फिजियोलॉजी में बड़े क्वेश्चन मैं अभी तक आपको बताता हूँ, या तो वो बनेगा ब्लड से, जो मैंने आपको बता दिया इरिथ्रोपोइसिस, उसके अलावा बनेगा इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी से क्या बनेगा, डिफाइन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को आप डिफाइन कीजिए, उसके बाद में उसके टाइप बताइए, टाइप बताने के बाद में आप टी और बी जो लिम्फोसाइड है उनको आप डिफरेंस बताइए या उनको एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा बड़ा क्वेश्चन 12 नंबर का आ सकता है। 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन फिजियोलॉजी में जो बड़ा बनता है वो बनता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसके अलावा एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बड़ा क्वेश्चन बनता है, कार्डियक सिस्टम पे भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा अगर आप एनाटॉमी की बात करना चाहते हो तो एनाटॉमी में जो बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो अभी तक मैंने 2 देखे, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम। और इस पर भी क्या है कि 1 साल छोड़ के 1 साल ये रिपीट होते हैं, तो पिछली बार आया नहीं है, तो जहां तक संभावना है अब की बार नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम से एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में मैं आपसे बात करना चाहूंगा नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में शॉर्ट नोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत से देखने को मिल सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड पे आपको देखने को मिल सकता है, सेरिब्रम पे आपको देखने को मिल सकता है, और उसके अलावा हाइपोथैलेमस पे आपको देखने को मिल सकता है। पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है वो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। या तो ये एनाटॉमी में पूछा जाएगा, ये फिजियोलॉजी में पूछा जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको क्रेनियल नर्व अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि क्रेनियल नर्व एनाटॉमी में पूछी जा सकती है और इनके फंक्शन अगर आते हैं तो वो आपको फिजियोलॉजी में पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि नर्वस सिस्टम से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब ग्रोस एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको ये करना है कि ब्रेन के बारे में जब आप बात करना चाहते हो, ब्रेन की अगर आप बात करना चाहोगे तो ब्रेन की जब आप बात करेंगे, ब्रेन की जब आप बात करोगे तो आपने पहले ब्रेन के बारे में कुछ मोटा मोटा जो आपने लिखना है वो लिखा, न्यूरॉन के बारे में आपको जो लिखना है वो लिखा। उसके बाद में आपने इनका क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो भी आपने किया इनके अंदर का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद में आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उठाइए, क्योंकि आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूछा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब आप उठाओगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो आप ब्रेन को एक्सप्लेन करने जाओगे। ब्रेन के जो 3 पार्ट है उनको आप अलग से डिस्क्राइब करिए, है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, तीनों को अलग अलग कीजिए। फिर उनके अंदर जो जो आते हैं उनको भी आप लिस्ट कीजिए, लिस्ट बनाइए। उसके बाद में जो भी सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इनके बारे में आप है ना छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे नंबर देगा। 100% मैं आपसे वादा करता हूँ 12 में से आपको 10 नंबर तक पॉसिबिलिटी है, अगर आप इस तरीके से आप इसको करोगे तो। ये इसका बड़ा क्वेश्चन बनता है, नर्वस सिस्टम का ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, इसमें अभी मैंने ऊपर किया है तो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की मैं बात करूंगा। एनाटॉमी में अगर इसका बनता है तो हमेशा बोन पे बनता है, ह्यूमरस पे बन सकता है, फीमर पे बन सकता है। जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो होता है टाइप ऑफ जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट अलग से भी पूछ सकता है, टाइप ऑफ जॉइंट भी पूछ सकता है। इसके अलावा फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूंगा तो फिजियोलॉजी में इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है मैकेनिज्म ऑफ बोन फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आप पढ़ के जरूर जाएगा एग्जाम से पहले। जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ या जो जो इस स्लाइड के अंदर आपको दिख रहे हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ बोन फॉर्मेशन और मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार, अनगिनत बार रिपीट हुए हैं और रिपीट होते रहे और रिपीट होते रहेंगे। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, एनाटॉमी की जब मैं बात करना चाहता हूँ ना, तो इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको स्टार लगा हुआ दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, हमेशा बहुत बार पूछा गया है, पूछता रहेगा और इसे ही पूछता है लगभग, क्योंकि ये
कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के बहुत फेवरेट होते हैं, तो उनके अलावा वो पूछते नहीं है किसी और को। उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पूछ सकता है, ब्लड एंड नर्व सप्लाई पूछ सकता है किडनी की। इसके अलावा फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो फिजियोलॉजी में इसके 2 या 3 क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं। वो होता है एक तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक मैच्योरेशन प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और एक रेनिन एंजियोटेंसिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, जो पिछला पेपर था उसी में। और एक कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है फिजियोलॉजी में। इसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम में जब आप एनाटॉमी की बात करने जाओगे तो पेंक्रियाज के बारे में पूछ सकता है, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पूछ सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछ सकता है, थायराइड ग्लैंड के बारे में और थाइमस ग्लैंड के बारे में। शॉर्ट नोट्स आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पर इसमें भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मेरे को लग रही है, या जहां तक बार बार पूछा गया है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमी भी पूछ सकता है, इसके फंक्शन भी पूछ सकता है आपको फिजियोलॉजी में। उसके अलावा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजियोलॉजी में, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज। ये भी 4 नंबर के आपके पूछे गए। स्किन के ऊपर जब अपन आएंगे तो स्किन में एनाटॉमी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो एनाटॉमी में पूछता है स्किन के बारे में, वो है स्किन की स्ट्रक्चर। 100% बहुत बार मिला है, आगे भी मिलेगा, और हो सकता है आपको 2023 के पेपर में भी मिले। उसके बाद में फिजियोलॉजी की जब बात करेंगे तो अभी तक फिजियोलॉजी का एक ही क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है, वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी बार मिले। उसके बाद में अपन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्वेश्चन बनते हैं एनाटॉमी से, शॉर्ट नोट्स पूछता है, वैसा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत, एनाटॉमी में क्या होता है, एनाटॉमी होती है स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर के बारे में अपन स्टडी करते हैं, वो एनाटॉमी में करते हैं। फंक्शन के बारे में करेंगे वो फिजियोलॉजी में करेंगे। एनाटॉमी में क्वेश्चन पूछेगा यूट्रस की स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है, ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है, ओवरी की पूछ सकता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनके बारे में पूछ सकता है कि इनको एनलिस्ट करो और थोड़ा थोड़ा उन सबके बारे में एक्सप्लेन करो। तो मेरे हिसाब से ब्रेस्ट के बारे में और ओवरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके फिजियोलॉजी की। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आप सब लोगों को पता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ ओवरी भी पूछ सकता है आपको। उसके बाद में कार्डिक सिस्टम की मैं आपसे बात करूंगा। तो कार्डिक सिस्टम में मैं जब आपसे बात करना चाहूंगा तो कार्डिक सिस्टम में सबसे पहले एनाटॉमी की मैं जब बात करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हार्ट की। ग्रॉस एनाटॉमी पूछता है हार्ट की, और वो बहुत बार पूछा है, और यही बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। या फिर ब्लड सप्लाई पूछ सकता है हार्ट की। उसके बाद में जब अपन फिजियोलॉजी की बात करेंगे, फिजियोलॉजी में भी इसके मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा कार्डिक साइकिल के ऊपर, दूसरा बनेगा, ये 4 नंबर का बनेगा। अगर फिजियोलॉजी में 12 नंबर का क्वेश्चन बनाने की अगर इसकी इच्छा हुई, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फिजियोलॉजी में बड़ा क्वेश्चन रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ सकता है, कार्डिक सिस्टम से आ सकता है, इरिथ्रोपोइसिस से पहले मैंने बताया इम्यूनिटी से आ सकता है। तो यहाँ जो बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो हो सकता है कार्डिक साइकिल और फैक्टर कौन से अफेक्ट कर सकते हैं बीपी को। ये बड़े क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने कहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये दोनों एनाटॉमी के बड़े क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो शॉर्ट नोट्स के ऊपर अगर आपको एनाटॉमी में देखने को मिल रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीवर और स्टोमक की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर का बनता है तो एनलिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ असेंसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो असेंसरी ऑर्गन होते हैं उनके बारे में लिस्ट बनाइए। जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है जो असेंसरी है उनकी सबकी लिस्ट बनानी। केवल आपको नाम लिखना उनका नाम लिखने के बाद में डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा कि आप लीवर को डिस्क्राइब कीजिए तो लीवर को कीजिए, और अगर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पूछता है तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरे को डिस्कस कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा एनाटॉमी का। फिजियोलॉजी में क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कभी कभी फिजियोलॉजी में बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है, छोटा भी बनता है। तो छोटा तो बनता है डाइजेशन इन स्टोमक, स्टोमक के डाइजेशन के बारे में पूछ सकता है। मैकेनिज्म ऑफ सेंस ऑफ स्मेल की ये बात कर सकता है। उसके अलावा जो 12 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है उसमें हो सकता है डिस्कस डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बड़ा क्वेश्चन देखने को मिला है इसमें 12 नंबर का। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा, हाँ, लास्ट इंपोर्टेंट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपको देखने को मिला है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनाटॉमी में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो लंग के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पूछ सकता है, या तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा या इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में आपको ये पूछेगा। फिजियोलॉजी की बात करेंगे, फिजियोलॉजी में मैंने कहा था इससे 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 100% पिछले 5 साल में 4 बार बना है। गैसियल एक्सचेंज पूछ सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के। और एक क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आपको ऐसा लगेंगे कि अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस हो सकता है। जैसे राइट द डिटेल्स द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को रेगुलेट कैसे करेंगे आप उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद में डिफाइन टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी, 2 कैपेसिटियों के बारे में इन्होंने बात की है,
टाइडल वॉल्यूम और वाइडल कैपेसिटी। आप इनको जो इसके वॉल्यूम है उनको आप अच्छे से पढ़िए, 5 या 6 टाइप के, उनको आप सारों को अगर लिख के आओगे ना तो आपके नंबर नहीं काटेगा, नंबर कटने की गुंजाइश ही कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में डिफाइन रेस्पिरेटरी एनलिस्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड एक्सप्लेन पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या था कि पहले तो रेस्पिरेशन को आपसे डिफाइन करवाया है, उसके बाद में रेस्पिरेटरी जो वॉल्यूम जो मैंने कहा है कि 5 या 6 है उन सबको आप एक बार एनलिस्ट कीजिए। इसमें केवल एनलिस्ट ही करवाया है, आगे उनके डिस्क्रिप्शन नहीं मांगा। अगर आप डिस्क्राइब करते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में इन्होंने कहा एक्सप्लेन कीजिए पल्मोनरी वेंटिलेशन को, तो आप एक्सप्लेन करोगे पल्मोनरी वेंटिलेशन को। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो इसका था वो था डिफाइन रेस्पिरेशन, जो पहले भी हर में जहां भी रेस्पिरेशन का अगर बड़ा क्वेश्चन आता आप पहले रेस्पिरेशन को डिफाइन कीजिए। कोई से भी सिस्टम का किसी भी सिस्टम का है, अगर आप उस सिस्टम के बारे में कुछ बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि इस सिस्टम में आगे होता क्या है। उसके बाद में आप डिस्क्राइब कीजिए फिजिकल और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन इन डिटेल, यानी कि जो रेस्पिरेशन की जो फिजियोलॉजी है उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए, तो ये आपका होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके अलावा जो अदर क्वेश्चन की मैं बात करूंगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जो जो मैंने स्टार इसमें लगा रखा है पीडीएफ में, आप जो स्टार मैंने लगाए हैं उनको आप पढ़ के जाइएगा। उनको लिखने का तरीका आप पहले रूम पे बैठ के डिसाइड कीजिएगा कि मेरे को इसमें लिखना क्या है, क्योंकि वहां पे आपको याद नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, पर वहां जब लिखने बैठोगे आप तो आप लिख नहीं पाओगे। तो मेरा मानना है कि आप रूम पे बैठ के पहले ये डिसाइड कीजिए कि मुझे इस टॉपिक में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और अगर आप एनाटॉमी कर रहे हो और स्ट्रक्चर पूछिए तो हर क्वेश्चन में आप डायग्राम बनाइए। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें 2, 3, 4 डायग्राम बनाइए, क्योंकि इफेक्टिव लगेगा आपका। इफेक्टिव लगेगा तो एग्जामिनर क्या है पहले क्वेश्चन से पता चल जाता है एग्जामिनर को कि उसकी कॉपी में कितने नंबर देने चाहिए। तो आई होप मेरे हिसाब से आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम सब ने मिलकर के इनको डिज़ाइन किया है। तो आप देखते रहिए आगे के वीडियोज़। बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ में मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।